स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और संबंध का जो है बैलेंस ऑफ पावर, अर्थात शक्तियों का शक्ति संतुलन। ये शक्ति संतुलन क्या है दोस्तों? शक्ति संतुलन दो अर्थों में समझ सकते हैं। अगर हम पूरे विश्व की राजनीति को देखें तो जितने भी देश हैं या दो देश हैं, ठीक है ना, या दो गुट हैं, उनके पास एक बैलेंस पावर होनी चाहिए। मतलब किसी के पास ज़्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं, बराबर ताकत होनी चाहिए, बराबर पावर होनी चाहिए। इसको शक्ति संतुलन कहेंगे। लेकिन जब हम अब अपने देश के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं तो हम क्या चाहेंगे? ज़्यादा पावर चाहेंगे। क्यों? हमारे लिए संतुलन तभी स्थापित होगा जब हम अन्य सभी राष्ट्रों से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम अभी देखें पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में देखें तो क्या होगा कि चीन के पास और भारत के पास बराबर ताकत होनी चाहिए, तब शक्ति संतुलन स्थापित होगा। लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमारे पास चीन से ज़्यादा पावर होनी चाहिए, तभी संतुलन बन पाएगा, ठीक है ना। तो दो अर्थों में होता है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से इस बार समझेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सब साथियों में जो भी बच्चे नेट, जेआरएफ, पीजीटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दे रहे हो, ठीक है ना, सेट दे रहे हो, है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमए पोल साइंस है और आप बीए में अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए फिर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कोई फायदा होगा नहीं, टाइम बेकार होगा। लेकिन अगर आप इनमें से अगर नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, एमए, बीए कर रहे हैं या कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। उसके अलावा साथियों, मैंने एक टारगेट आप लोगों के साथ, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है पूरी की पूरी यूनिट, ठीक है ना, क्या है? इंटरनेशनल नेशनल थ्योरी एंड रिलेशन, ठीक है ना। ये पूरी वाली यूनिट करवाना, ये पूरी यूनिट आपको मैं करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक दो लेक्चर और हैं, उसके बाद 50 एमसीक्यू, ठीक है ना। ये जो है शिवानी ने तैयार किया है, ठीक है ना, शिवानी ने तैयार किया है आप लोगों के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर में, बहुत अच्छे क्वेश्चन उन्होंने निकाले हैं, सारे के सारे, वो भी आपके एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी एक दो लेक्चर और बचे हुए हैं, शक्ति संतुलन है और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है। तो उसके बाद हम वो 50 एमसीक्यू करेंगे। तो बच्चे कहीं अगर कोई डाउट होगा, कहीं कोई थ्योरी क्लियर नहीं होगी, तो ये जो मैं लेके आ रहा हूँ ना 50 क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट सीरीज, इससे आपका हो जाएगा, इससे आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कुछ ऐसा रहेगा नहीं कि जो आपको ना समझ में आता हो, ठीक है ना। तो बार बार उसमें कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हुए हैं, यथार्थवाद से जो बार बार रिपीट हुआ है, शक्ति संतुलन से रिपीट हुआ है, और आपका सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है, ठीक है। तो वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिवानी स्टूडेंट है मेरी, उसने अभी हाल में ही आपका जेआरएफ निकाला है, उसने मेरी गाइडेंस में ही उसने तैयारी की थी। तो वो मेरा इसमें बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, सारी पीपीटी वगैरह वही बनाती है। तो दोस्तों आपको आपके लिए बहुत मेहनत यहाँ पे की जा रही है, लेकिन ये तो हमारा काम था जो हम कर रहे थे। आपका काम क्या है कि हम 228 पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। हमें 500 प्लस सब्सक्राइबर करने हैं इस 35 से 40 दिनों के अंदर में, ठीक है ना। 35 से 40 दिनों के अंदर में हमें 500 प्लस सब्सक्राइब करने हैं।
मुझे कोई इससे पैसा नहीं मिलने वाला है, कोई ऐसा मुझे आर्थिक लाभ तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यह है कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे, 1000 प्लस सब्सक्राइबर होते ही लाइव क्लास का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना, लाइव क्लास का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर लाइव क्लास में बहुत बेनिफिट होगा। आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से उसी समय पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत बेनिफिट होगा। और जब हम MCQ करवाएंगे ना, MCQ और PYQ, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइव क्लास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही इस चीज़ का ही मेरे को वो है, लालच है, ठीक है ना, इस चीज़ में ही मेरा इंटरेस्ट है। जैसे राष्ट्रीय हित होता है, वैसे ही मेरा ये व्यक्तिगत हित है कि 1000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो जाएंगे तो हम लाइव सेशन स्टार्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 2-2, 3-3 लोगों को सब्सक्राइबर करवाइए, ठीक है ना, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आप बताइए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासें होती हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको MCQ करवाऊंगा, PY करवाऊंगा, नोट्स दूंगा। और कोई डाउट क्लियर है तो आप मुझे पर्सनल 7838280505 पे मैसेज कर दीजिए। कोई और टॉपिक से संबंधित कोई नोट्स चाहिए या कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना। PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपको रिसर्च टॉपिक चाहिए, रिसर्च टॉपिक डिसाइड करना है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। रिसर्च प्रपोजल बनाना है, प्रपोजल तैयार करना है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पूरी छूट देता हूँ, आपका नंबर दे रहा हूँ 7838280505। विजय कुमार, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको प्रॉब्लम लिख देना, मैं आपको खुद ही कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मैंने इस तरह से हेल्प करता हूँ और अभी भी कर ही रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। एक और मैंने नया सिस्टम चालू किया है कि अब मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो मैप जरूर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? मैप जरूर होगा, तो मैप से पढ़ाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना, पता चलता रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में मैप का होना बहुत जरूरी है और आपको जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शक्ति संतुलन की हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। शक्ति संतुलन का पहले हम अर्थ समझेंगे कि भाई शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है। टाइम देख लें जरा। क्लास को टाइम में बांधना बड़ा जरूरी है। अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो भी दिक्कत है, और अगर आप कम फटाफट ख़त्म करवा रहे हैं तो भी दिक्कत है। इसीलिए टाइम किसी भी क्लास को, किसी भी लेक्चर को टाइम में बांधना बहुत ज़रूरी है। शक्ति संतुलन का अर्थ है कि विभिन्न राज्यों, ठीक है ना, कई सारे राज्य होंगे या दो पक्ष, ठीक है, में शक्ति लगभग समान रूप से होना है, ठीक है ना। एक मैं ये बना रहा हूँ, अरे मुझे आप इस पे मत जाना, ठीक है। ठीक है ना, ये क्या है? तराजू। मैंने तराजू बनाने की कोशिश की है, इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है, और ये वही सामान इसमें भी रखा हुआ है। इसी तरह का ही होता होगा तराजू, कुछ कुछ मिलता जुलता, है ना। तो इनमें क्या है, दोनों में बराबर, ये दोनों में बराबर है, ठीक है ना। तो इसी को कह दिया जाएगा संतुलन, संतुलन, है ना। ये क्या है, लेकिन इसमें कोई और समान है तो उसका संतुलन है। उसी तरह से पावर, जो दो राष्ट्रों के बीच में जब पावर, ताकत समान रूप से बटी होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा शक्ति संतुलन कह दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको शक्ति संतुलन कह दिया जाएगा। जैसे 1900 शुरुआत, क्या बोलते हैं, USSR और अमेरिका की स्थिति पहले थी, आज से 1990 से पहले की जो स्थिति थी वो कुछ इसी तरह की स्थिति थी कि दोनों के पास लगभग शक्ति संतुलन था, ठीक है ना। दोनों में क्या था? शक्ति संतुलन था, न कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, न कोई कम शक्तिशाली था, दोनों में लगभग आसपास की शक्ति थी, ठीक है। एक चीज याद रखना कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि भाई शक्ति संतुलित है दोनों के बीच में। ये तो तब पता चलता है जब युद्ध होता है, ठीक है ना, युद्ध से पहले नहीं पता चल सकता। लेकिन ये है कि अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ ठीक है, उसके पास भी परमाणु बम है, इसके पास भी परमाणु बम है, उसकी नौसेना बहुत अच्छी मजबूत है, इसकी भी नौसेना मजबूत है, उसके पास भी इतने मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह हैं, इनके पास भी हैं, टैंक वगैरह कितने हैं। इन सब चीज़ों से एक मोटा अंदाजा लग जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ शक्ति संतुलन बना हुआ है, ठीक है ना। अर्थात कोई भी राज्य
या पक्ष इतना शक्तिशाली ना हो कि वह अन्य राज्यों पर प्रभुत्व बनाने की स्थिति में हो, उसे कुचलने, दबाने, हराने में समर्थ हो। मतलब कोई भी एक राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों से इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि अन्य राज्यों पे कब्जा कर ले, ठीक है, या उस पर आक्रमण करके उसका नुकसान कर दे, ठीक है, या उसको युद्ध में पराजित कर दे। इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। इस स्थिति में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे तुला के दोनों पड़लों में समान भार है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, तुला मतलब ये तराजू, ठीक है ना, तराजू 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 में समान भार होना चाहिए। उसी तरह से राज्य है, ये ए राज्य है, ये बी राज्य है, इनके पास पावर बराबर होनी चाहिए, किसी का कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की स्थिति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो राज्यों के मध्य होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई राज्य अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो वह अन्य राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। उदाहरण के लिए 1935 में जब हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी यूरोपीय राज्यों के लिए अत्यधिक खतरा बन गया। अब मतलब क्या हुआ था 1935 के टाइम में जब हिटलर का शासन आया तो हिटलर बहुत ज्यादा जर्मनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जैसे वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो इससे क्या हो गया, यूरोप के जो अन्य राज्य हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो गया। तो उन लोगों ने क्या किया कि जर्मनी के खिलाफ एक 3 राज्यों का वो कर लिया, गुट गुट बना लिया, और फिर क्या होता है जर्मनी की पावर को बैलेंस करने की कोशिश की। अभी कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको पढ़ लो फटाफट, कोई इसमें कुछ वैसा है नहीं, फिर मैं बताऊंगा क्या है इस डेफिनेशंस के फायदे। कैसलरे ने शक्ति संतुलन का वर्णन इन शब्दों में क्या है, राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच उचित साम्य व्यवस्था, मतलब समानता, क्या समानता, याद रखना, ठीक है ना, ये वर्ड याद रखना, ये कभी कई बार कंफ्यूज कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर न हो कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर ला सके। राष्ट्र परिवार का मतलब क्या है, विश्व से है, विश्व। सदस्य कौन है, राष्ट्र हैं, जो अलग अलग राज्य हैं वो हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जो विश्व के जो जितने भी राज्य हैं उनमें ऐसा ना हो कि कोई राज्य उनके बीच में समानता बनाए रखनी है, ठीक है ना, जिससे ऐसा ना हो कि कोई ताकतवर ज्यादा हो जाए और दूसरों पर अपनी इच्छा लाद दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे कह रहे हैं। सलीचर के शब्दों में शक्ति संतुलन तथा समुदाय की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। कार्लडेन के अनुसार ये एक बड़ी डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने। एक राष्ट्र को समय अपनी तथा अपने पड़ोसी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति संतुलन की स्थापना करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब जैसे भारत है, भारत हो गया, श्रीलंका का हो गया, बांग्लादेश का हो गया, और भूटान हो गया, नेपाल, इनकी सुरक्षा के लिए भी क्या करता है, एक प्रयत्नशील रहता है, एक संतुलन, शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। आप देखोगे क्या बोलते हैं, सार्क का गठन भी इसी तरह का उदाहरण है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन क्या करना चाहता है, आसपास के पड़ोसी देशों पे कब्जा करना चाहता है, और इस अगर वो ऐसा करेगा तो शक्ति संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद राज्य की बढ़ती हुई शक्ति अन्य सभी राज्यों को प्रभावित करने लगती है, ठीक है ना। स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है। किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि अगर एक देश ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो वो दूसरे पे आक्रमण कर लेगा और वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता छिन जाएगी, ठीक है ना। शांति के लिए, शांति के इसलिए क्योंकि अगर कोई राज्य ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो वो आक्रमण कर देगा जिससे अशांति फैल जाएगी, ठीक है ना। स्थिरता के लिए, अगर कोई राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देता है तो वहाँ के क्या होता है, शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है, और वहाँ पे क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, और आपका ये आर्थिक अस्थिरता भी आ जाएगी साथ में। और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद एक राज्य की बढ़ी हुई शक्ति अन्य सभी राज्यों को प्रभावित करने लगी, ठीक है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक राज्य का अत्यधिक शक्तिशाली होने का अर्थ है अन्य राज्यों के विनाश और पराजय। अगर एक राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करेगा और अन्य राज्यों पे क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, ठीक है ना। अब शक्ति इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या होता है, कि हम दूसरों पे कब्जा कर सकें, दूसरों पे आधिपत्य कर सकें। अगर ये विचार ही नहीं है तो वो शक्ति क्यों इकट्ठा करेगा। अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर में अगर सभी देशों के अंदर ये विचार आ जाए कि हमें किसी पे आक्रमण नहीं करना है, किसी पे हमला नहीं करना है, हम अपनी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाएंगे और खुद बढ़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो शक्ति की जरूरत ही नहीं है। क्या है, शक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई देश शक्ति इकट्ठा कर रहा है, शक्ति पावर जो जनरेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, दूसरों पे आधिपत्य करना, उस पे आक्रमण करना,
तो ये बिल्कुल सीधी चीज जुड़ी हुई है इससे, ठीक है ना। पड़ोसी राष्ट्रों में स्थिरता शांति स्थापित करने के लिए एक ही उपाय है कि सब राष्ट्रों को शक्ति करीब करीब समान समान और तुल्य ही हो, मतलब बराबर हो। ये फे है मिस्टर फे क्या कहते हैं, शक्ति संतुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवारों के सदस्यों की शक्ति न्यायपूर्ण तुल्य भारिता हो, जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से, मतलब ये कह रहे हैं कि एक पलड़े के समान बराबर हो, ताकि एक राष्ट्र अपनी इच्छा दूसरे राष्ट्र पर ना लाद सके। डिकिंसन कहते हैं कि संतुलन शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में किया जाता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने लेक्चर शुरू करते वक्त बताया, ठीक वही बात ये कहेंगे। शक्ति संतुलन का अर्थ है समानता, लेकिन जब यह संतुलन किसी एक व्यक्ति एक के हित में हो तो इसका अर्थ होता है असमानता, ठीक है ना। किसी एक के हित में अगर संतुलन है तो क्या होगा, ये होगी असमानता। शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रथम अर्थ का दावा करता है, दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहता है। मतलब एक के अनुसार तो क्या है कि वही समानता है कि दोनों देश के बीच में बराबर पावर हो, ठीक है ना। जब हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, सारे देशों को देखते हैं, तो हम क्या चाहेंगे, शक्ति संतुलन। जब मैं इंडिया का एक नागरिक, ठीक है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे देखूंगा संतुलन को, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई सभी देशों में के पास बराबर शक्ति हो, तो क्या हो गया, संतुलन स्थापित हो गया। लेकिन जब मैं सिर्फ अपनी इंडिया की राजनीति के अपने अंतरराष्ट्रीय अपने राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देखूंगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूंगा, तो मेरे लिए संतुलन क्या होगा कि मैं औरों से ज्यादा पावरफुल हूं। तो इसमें क्या है, दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, एक तरफ तो ये समानता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ असमानता भी लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जरा ये जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, इससे कुछ बातें निकल के आएंगी। क्या है वो विशेषताएं हैं निकल कर जो सामने आई हैं। शक्ति संतुलन विशिष्ट शक्ति का घोतक है, मतलब एक खास शक्ति प्राप्त करना चाहता है हर कोई, ठीक है ना। शक्ति संतुलन विदेश नीति के रूप में, तो मतलब शक्ति संतुलन किस लिए है, एक प्रकार की विदेश नीति है, ठीक है ना। हमारी विदेश नीति में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। हर कोई देश शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है और दूसरे परिप्रेक्ष्य में दूसरे देश से ज्यादा पावरफुल होना चाहता है। तो शक्ति संतुलन क्या है, विदेश नीति के रूप में है। शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में, ठीक है ना। तो क्या है, एक पद्धति के रूप में भी ये तीन चीजें निकल के आ रही हैं। उसके अलावा क्या निकल के आ रहा है, शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति का वितरण, मतलब पावर का बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है, पावर का बंटवारा, ठीक है ना। ताकत का बंटवारा कि किसके पास कितनी ताकत है, ठीक है ना, कम है ज्यादा है, क्या है, संतुलित है असंतुलित है, ये चीज है कि ये अलग अलग देशों के पास क्या पावर्स है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित है, क्या शक्ति के वितरण से संबंधित है। शक्ति की साम्य अवस्था, मतलब सबके पास बराबर शक्ति रहे, सबके पास बराबर शक्ति रहे, ठीक है ना, सबके पास बराबर शक्ति रहे, किसी के पास ज्यादा या किसी के पास कम पावर्स ना हो, ठीक है ना। तो ये साम्य अवस्था का भी वो है, घोतक है। फिर उसके बाद आता है साथियों स्थिरता व शांति। अगर शक्ति संतुलन स्थापित है तो स्थिरता रहेगी और शांति की स्थापना होगी। क्या होगी, अगर सभी देशों के पास बराबर समान पावर है तो क्या होगा, स्थिरता आएगी और शांति स्थापित होगी। वो आपस में एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध कौन करता है, जो ज्यादा शक्तिशाली देश होता है वो कमजोर देशों पर आक्रमण करने के लिए, अधिपत्य करने के लिए आक्रमण कर देता है। लेकिन जब दोनों के पास बराबर पावर होंगी तो उन्हें उन देशों को पता होगा, शक्तिशाली देश को, कि उसके पास भी उतनी ही पावर है जितनी मेरे पास है, युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है, परिणाम मेरे पक्ष में हो सकता है ना आए, इसलिए वो स्थिरता आएगी और शांति होगी वहां पे। शक्ति संतुलन से अभिप्राय अस्थिर था। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हो कि एक देश अपने व्यक्तिगत तौर पे शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए ज्यादा पावर अर्जित कर रहा है, ज्यादा ताकत इकट्ठा करते जा रहा है, ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना, नेवी की ताकत बढ़ा रहा है, एयरफोर्स की ताकत बढ़ा रहा है। तो वो अपने लिए तो संतुलन कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों के लिए वो भय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। क्या, भय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अगर आज भारत एक मिसाइल का परीक्षण कर दे, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि यार ये हमारे संतुलन के लिए, ये हमारे संतुलन के लिए ठीक है, हमारे शक्ति संतुलन के लिए ठीक है, के लिए ठीक है।
ठीक है ना। हम तो ये कहेंगे ये हमारे शक्ति संतुलन के लिए ठीक है कि भाई हम अब हमारी तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देखेगा, हमारे पास एक क्या बोलते हैं 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल आ गई है, ठीक है ना, मिसाइल आ गई है। लेकिन अब आप इसको अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से समझोगे तो पाकिस्तान और चीन, इनकी नींद उड़ जाएगी, इनकी नींद उड़ जाएगी, इनकी नींद उड़ जाएगी, इनको रातों को दोनों को नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। और ये पागल हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, यार उसने 1000 किलोमीटर मारक क्षमता की बनाई है, हम 1500 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइल बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे ये 1500 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, इससे अस्थिरता आ जाती है और युद्ध की स्थिति बन जाती है, ठीक है ना। ये दोनों क्या समझेंगे, इसने 1000 किलोमीटर की मिसाइल इसलिए बनाई है ताकि ये हमें बर्बाद कर सके, हमारे शहरों को निशाना बना सके, ठीक है ना। तो इनके दिमाग में ये भाव आ जाएगा। तो जब एक देश व्यक्तिगत तौर पे शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है तो जो दूसरे देश होते हैं उनको उनको वो भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि ये इतनी मारक क्षमता वाली मिसाइल या इतनी ज़्यादा सैनिकों का भर्ती या इतनी एक क्या बोलते हैं जहाजी बेड़ों की, जेट विमानों की का आयात इसलिए कर रहा है ताकि हमारे ऊपर आक्रमण कर सके या हमें डरा सके, धमका सके। तो ये भी चीज़ है, ये एक तरफ स्थिरता और शांति स्थापित करता है तो अस्थिरता का भी कारण बनता है। शक्ति संतुलन से पर अभिप्राय है शक्ति की राजनीति। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, शक्ति मेन है, हर कोई शक्ति पाना चाहता है, शक्ति को बैलेंस करके रखना चाहता है, ठीक है ना। तो क्या है, ये शक्ति की राजनीति है एक प्रकार से। शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है ना। हर आप निजी तौर जिंदगी में भी देखोगे और इंटरनेशनल उसमें भी देखोगे, हर जगह शक्ति संतुलन एक जरूरत बनी हुई है, ठीक है। आपके पड़ोसी होंगे, वो आपके घर में देख लेंगे ना, अरे यार इसने तो ये कार लेके आया है, ये कार लेके आया है, यार मुझे भी लेके आनी पड़ेगी, वरना समाज वो कार लेके आया है तो मुझे भी कार लेके आनी पड़ेगी, वरना लोग ये समझेंगे कि ये तो गरीब है या इसके पास पैसा कम है, ठीक है ना, पैसा कम है इसीलिए इसके पास कार नहीं है, तो वो भी जाके तुरंत कार ले आएगा, ठीक है ना। ये अगर सोफा चेंज कर देगा तो ये इसके भी पेट में दर्द उठेगा और ये फटाफट सोफा के साथ साथ बेड भी चेंज कर देगा, है ना, बेड, क्योंकि पैसा क्या है, पैसा भी तो शक्ति का ही रूप है ना। बताएगा ना कि इसके पास पैसा है, उसके पास शक्ति है, वो पैसे के दम पे कुछ भी कर सकता है, तो वो सोफा और बेड चेंज कर देगा। तो ये आप निजी व्यक्तिगत लाइफ में देखोगे, गत लाइफ में या इंटरनेशनल लाइफ, ठीक है ना, इंटरनेशनल, है ना, दोनों जगह आपको मिलेगा, ये हर जगह मिलेगी। एक शक्ति संतुलन स्थापित करना सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में, ठीक है ना। वो शादी होती है ना, शादी मैरिज, तो उसमें गुण मिलाते हैं, ठीक है ना, गुण मिलते हैं, गुण क्वालिटी, कि लड़की के कितने गुण हैं और लड़की के कितने गुण हैं। तो वो क्या करते हैं वो आपका संतुलन स्थापित करते हैं, संतुलन, ठीक है ना, क्या है, संतुलन है, ठीक है। अगर लड़की के गुण ज्यादा हुए, अगर लड़की का गुण मान लो निकल के आ जाता है 22 और लड़के का गुण होता है 14, है ना, लड़की और यह लड़का, तो क्या होगा, शादी होगा, शादी नहीं होगा, ठीक है ना। पंडित एक बार को बोल भी देगा तो भी माँ बाप कहेंगे नहीं रे, लड़की का गुण ज्यादा है, लड़के के सर पे बैठेगी, हम लोगों को भी नचाएगी, नहीं होगा शादी। क्या होगा, नहीं होगा शादी, क्यों, शक्ति संतुलन नहीं बन रहा भैया, शक्ति संतुलन संतुलन नहीं बन रहा, ठीक है ना, क्या शक्ति संतुलन नहीं बन रहा। लेकिन अगर लड़की में 16 गुण है, लड़के में 18 या 22 गुण है, तो शक्ति संतुलन बन जाएगा। कहेंगे हाँ भाई लड़की में कम गुण है, लड़के में ज्यादा गुण है, थोड़ा दब के रहेगी, ये है वो है, तो वो क्या होगा, शक्ति संतुलन बन जाएगा, शक्ति संतुलन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया है, मेरा इन सब चीज़ों में विश्वास बिल्कुल नहीं है, वैज्ञानिक सोच वाला आदमी हूँ मैं, ईश्वर का नाम लेता हूँ लेकिन वहीं तक, व्यक्तिगत तौर पे ही रखता हूँ उसको। सार्वजनिक तौर पे मैं हर एक धर्म को समान नज़रों से देखता हूँ, हर एक धर्म के लिए समान दृष्टि है, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता। धर्म में एक चीज़ खास होती है, धर्म, आप कोई भी धर्म पढ़ लो, धर्म का अर्थ क्या है, ये ध्री धातु से बना है, ध्री धातु से बना है, और इसका मतलब क्या होता है, धारण करना, धारण करना, धारण करना।
अब हम लोग समझते हैं कि हमने किसी धर्म को धारण कर लिया, हमने धर्म को धारण कर लिया। नहीं, हम धर्म को धारण नहीं करते हैं, हम धारण करने वाली वस्तु को धारण करते हैं। और धारण करने वाली वस्तुएं क्या होती हैं? वो मूल्य होते हैं, वो मूल्य होते हैं। कौन से मूल्य होते हैं? त्याग, ठीक है ना, न्याय, प्रेम, बलिदान, बंधुत्व, समानता, अहिंसा और सत्य। क्या? और सत्य। सत्य। हम कभी भी धर्म को धारण नहीं करते, हम इन मूल्यों को धारण करते हैं। क्या करते हैं? इन मूल्यों को धारण करते हैं। और कोई भी, वर्ल्ड का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें ये मूल्य ना हो, ठीक है ना। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें ये मूल्य ना हो, ठीक है ना। तो ये तो नेता लोग हम लोगों को गुमराह करते हैं, अंधा करते हैं। बताओ आप क्या बोलते हैं? ईसाई धर्म देख लो, इस्लाम देख लो, हिंदू देख लो, बौद्ध धर्म देख लो, किसी भी धर्म देख लो, त्याग, न्याय, प्रेम, बलिदान, बंधुत्व, समानता, अहिंसा, सत्य, यही सब यही होते हैं, ये मूल्य होते हैं। हम इन मूल्यों को धारण करते हैं। तो वो चीज़ है। चलो, धर्म के बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ठीक है, हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, पूजा पाठ रिवाज करता हूँ। लेकिन सार्वजनिक तौर पे सभी धर्मों के लिए मेरे मन में वही आस्था है, बराबर सम्मान है, बराबर प्रेम है, सबके लिए सम्मान है। और भारत तो वैसे ही एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धर्म के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं है सार्वजनिक तौर पे। शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक है। तो क्या है? एक शक्ति संतुलन एक व्यवस्था है जिसके अंदर क्या कर दिया जाता है? पावर को बैलेंस किया जाता है, ताकि क्या हो? युद्ध ना हो और अस्थिरता ना आए, शांति व्याप्त रहे। और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक है, ठीक है ना। जो नीतियां बनाते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक है कि हमें ऐसी नीतियां बनानी जिससे शक्ति संतुलन स्थापित हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शक्ति संतुलन, इसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है ना। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? यह वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। ये क्या कहता है? जो स्थिति है ना, वो स्थिति बनी रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन में अगर ये वाला ऑप्शन हो ना, यथावत स्थिति या वर्तमान स्थिति, तो इस पे ही टिक लगाना, ठीक है ना। इस पे ही आंख मीच के टिक लगाना, क्योंकि ये क्या करता है? शक्ति संतुलन कहता है जो है वैसे ही रहे, उसको बदलने की कोशिश नहीं करता ये, ठीक है ना। इसकी दूसरी विशेषता है शक्ति संतुलन महाशक्तियों का खेल है। मतलब इसमें कौन है? जो ज्यादा पावरफुल ताकत वाले देश हैं वो करते हैं ये सारा काम शक्ति संतुलन का, ठीक है ना। गरीब देश नहीं करता है। अगर आप किसी गरीब देश को उठा के देख लो, नेपाल का कुछ लेना देना है क्या शक्ति संतुलन से? कोई लेना देना नहीं। बांग्लादेश का है कुछ लेना देना? कोई नहीं है। श्रीलंका, मालदीव, भूटान, ये सब कहाँ है? ये है ही नहीं है। तो छोटे देशों का खेल नहीं है, ये बड़े देशों का खेल है। ये रूस का खेल है, ये भारत का खेल है, ये क्या बोलते हैं, फ्रांस का खेल है, ये आपका चीन का खेल है, ठीक है ना। तो ये बड़ी जो शक्तियां होती हैं वो उनका खेल है, ये वो करते हैं इसके अंदर, वो देखते हैं, ठीक है। चीन ने क्या बोलते हैं, अपने सैनिकों में 50,000 जवानों को भर्ती किया है, ठीक है ना। तो भारत फटाफट 40,000 भर्ती करो भाई, 40,000 भर्ती करो, ठीक है ना। क्यों भर्ती कर रहा है ये 50,000? साला लगता है आक्रमण करने के चक्कर में है, ठीक है ना। तो 40,000 मैंने भी जब भर के क्या कर लिया? शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया, ठीक है ना। शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया, शक्ति संतुलन बना लिया, ठीक है ना। कि मतलब ऐसा ना हो कि उसके सैनिक ज्यादा हो जाएं और हमारे कम हो जाएं, इसीलिए मैंने शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया। तो ये कौन करता है? बड़ा देश करता है। लेकिन भूटान को इससे कोई मतलब है क्या? भूटान को मतलब है? भूटान बेचारा मर जाएगा, इतना पैसा ही नहीं है। नेपाल के पास इतना पैसा है क्या? नहीं है, वो भी मर जाएगा, ठीक है। इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, शक्ति संतुलन क्या स्थापित करेंगे सब। ऐसे एक देश है पाकिस्तान, वो भारत के संग प्रतिस्पर्धा करता रहता है, उसे पता नहीं है कि भारत का एक राज्य जो है ना वही काफी है उसके लिए। तीसरी विशेषता, शक्ति संतुलन कभी वास्तविक रूप में नहीं होता। मतलब आप ये सोचो ना कि वास्तविक संतुलन आप पता कर सको, नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि भाई ये तो युद्ध के समय ही पता चलता है। जब युद्ध होगा, हार जीत होगी, तब पता चलेगा किसकी ताकत कम है, किसकी ताकत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा ये कि निरंतर बदलता रहता है, ठीक है ना। कभी आप देखोगे कि भाई आज जब तक भारत ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था, तो हो सकता था कि भारत कमजोर लग रहा था आपको चीन के मुकाबले में, ठीक है ना। भारत
भारत ने जब तक परमाणु परीक्षण नहीं किया था, ठीक है ना, परमाणु परीक्षण नहीं किया था, तो वो क्या कर लग रहा था, चीन के मुकाबले में कमजोर लग रहा था, ठीक है ना, चीन के मुकाबले में कमजोर लग रहा था, ठीक है ना। अब क्या, अब है कमजोर, अब भारत के पास परमाणु है, क्या है, परमाणु शक्ति है, परमाणु संपन्न राष्ट्र है, संपन्न राष्ट्र है, ठीक है ना। और एक नहीं, कई सारे परमाणु बम है। तो क्या भारत चीन के मुकाबले में कमजोर है? नहीं, अब नहीं है, अब शक्ति संतुलन स्थापित हो गया। क्या हो गया? अब शक्ति संतुलन स्थापित हो गया, शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है। तो क्या है इसकी असली, तो ये क्या है, ये एक तो निरंतर बदलता रहता है, और इसकी असली परीक्षा लड़ाई से होती है। जब लड़ाई होती है तब पता चलता है किसके पास ज्यादा ताकत है, किसके पास कम ताकत है। पामर एवं, क्या रे भाई धोखा क्यों दे रहा है? पामर एवं पार्किंस ने शक्ति संतुलन सिद्धांत में ये 7 विशेषताएं बताई हैं पामर ने और पार्किंस ने, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं। शक्ति संतुलन से ये वही बातें होंगी और कोई अलग बातें नहीं होंगी, जो मैंने आपको बताया वही बार बार रिपीट होंगी, लेकिन ठीक है, रिपीट करना भी जरूरी है, उससे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है तुल्य भारिता अथवा संतुलन, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि बराबर वजन हो और दूसरा हो संतुलन हो, ठीक है ना, इक्वल बैलेंस हो। परंतु इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि शक्ति इतना अस्थिर तत्व है कि शक्ति संबंध सदैव परिवर्तित और चलायमान होते हैं। इतिहास में तो सबसे स्थायी रूप से कार्य वाला तत्व असंतुलन है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या है कि जैसा आप इतिहास अगर उठा के देखते हो तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका कहीं था? नहीं था, ठीक है ना। कौन थे? आपकी यूरोप की शक्तियां थी, ठीक है। उसमें इटली था, आप जर्मनी था, फ्रांस था और इंग्लैंड, ये सारे पावरफुल थे और ये आपस में लड़ा करते थे, आपस में संतुलन और संतुलन यही बनाते रहते थे, बनाते भी रहते थे, बिगाड़ते भी रहते थे, ठीक है। द्वितीय विश्व तक आते आते रूस भी एक पावरफुल बन गया और जापान भी बन गया, ठीक है। कितने लोग पावरफुल हो गए? 6 लोग पावरफुल हो गए, ठीक है। उसके बाद अचानक अमेरिका के ऊपर जैसी जापान ने उसके एक जहाज के ऊपर आक्रमण किया जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए थे, तो चीन भी आपका अमेरिका भी कूद पड़ा युद्ध के अंदर। और आपने देखा अमेरिका ने जैसी 2 परमाणु बम गिरे तो इससे पता चल गया कि सबसे शक्तिशाली कौन है, अमेरिका है, ठीक है ना। और उसके बाद 1950 वाला चीन देख लो और आज का चीन देख लो, उसके पास कितनी पावर है। और भारत को देख लो, तब का भारत और 1965 का भारत और आज के भारत में कितना फर्क है। तो ये क्या है, ये बदलती रहती है, ठीक है ना, ये चलायमान है, हरदम चलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो शक्ति का क्या है, सदैव परिवर्तित होती रहती, चलती रहती, इसलिए आप इसका एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। युद्ध के टाइम में लग जाएगा, जब हार जीत होगी तो पता चलेगा अरे बाप रे, हिंदुस्तान के पास तो इतना सारा सैनिक था, इतना बम था, इतना परमाणु शक्ति था, वो तब पता चलेगा, ठीक है। ये तो मीडिया वाले शोर मचा मचा के पागल बना देते हैं। मीडिया वालों पे तो बैन लगा देना चाहिए कि तुम इस तरह की न्यूज दिखाओगे नहीं, कि हमारे पास कौन कौन से अस्त्र हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम दिखा देंगे, चीन को भी दिखा देंगे और पाकिस्तान को क्या दिखाएं, तो वैसे ही भूखा नंगा है, वो वैसे ही मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। चीन को दिखा देंगे एक बार, 1965 का दर्द अभी है। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों में सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। अब राज्यों को क्या होगा, हमेशा मेहनत करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे समझौते करके वो शक्ति संतुलन स्थापित करें, क्या होगा कि भाई कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, नहीं, एक राज्य अकेला शक्ति संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो वो बाकी छोटे छोटे या अपने जैसे 2-3 राज्यों को मिलकर एक गठबंधन बना लेगा और शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से शक्ति संतुलन स्थापित करे या समझौता करे या बातचीत करे, जैसे या परमाणु अस्त्रों का या हथियारों का वो भी को उसको बढ़ाए, जो मर्जी करे, शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो वो पिछड़ जाएगा और सामने वाला की ताकत ज्यादा हो जाएगी और असंतुलन बन जाएगा। शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व स्थिति का ज्यों का त्यों बना रखने की नीति है, कि मतलब जो स्थिति है वही चीज बनी रहे, ठीक है ना। जैसे युद्ध आता है तो युद्ध में आपने देखा है ज्यादातर, अगर मान लो जैसे क्या बोलते हैं आप, द्वितीय विश्व के बाद प्रथम विश्व के बाद जर्मनी और इटली के संग जो संधियां हुई थी उसमें क्या क्या था कि भाई जैसी स्थिति है वैसी रहेगी पीछे वाली पूर्ववर्ती, ठीक है ना। और हरजाना और ले लिया, क्या हरजाना और ले लिया, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति ले लेंगे भाई, इसमें क्षतिपूर्ति भी है, क्षतिपूर्ति भी ले लेंगे वो, कि जितना हमारा नुकसान हुआ है लाओ बेटा वो भी दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है।
ये कहना अत्यंत कठिन है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना और स्थिर करना असंभव है। दो शक्ति गुटों की स्थिति बराबर है अथवा नहीं, इसका परीक्षण एक ही स्थिति में होता है और वो युद्ध है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप शक्ति को नहीं माप सकते, ठीक है ना, आप उसको नहीं माप सकते। इसका तभी पता चलेगा कि उसके पास कितनी पावर थी जब युद्ध छिड़ेगा, ठीक है ना। क्या होगा जब युद्ध छिड़ेगा? मान लो चाइना ने आज क्या बोलते हैं 500 परमाणु, 1000 परमाणु, 2000 परमाणु बम रख रखे हैं, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चाइना के माल की कहावत है, चले तो ना चले तो शाम तक, चले तो आसमान तक, ऐसी कुछ है ना। तो हो सकता है उसका परमाणु बम ही ना दगे, है ना। तो ऐसा परमाणु बम ऐसी शक्ति का क्या लाभ, ठीक है। तो वो चीज है कि परमाणु शक्ति जब युद्ध होगा तब पता चलेगा, ठीक है ना। जब तब एक पक्ष की हार होगी, एक जीत होगी, तो तब अंदाजा लगेगा कि हाँ यार उसके पास कितनी शक्ति थी, कितनी पावर थी। हम रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में क्या समझने की कोशिश कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि रूस 2 दिन में या 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में क्या कर देगा, यूक्रेन को खत्म कर देगा, यूक्रेन घुटने टेक देगा। लेकिन देखो कितना टाइम हो गया, अभी तक यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं है। तो शक्ति का, अब यूक्रेन की शक्ति अब हमें पता चल रही है। उस समय तो हम कहते थे 2-4 दिन, बस 5 दिन, हफ्ते दिन, लेकिन अब हमें पता चल रही है कि यूक्रेन भी कितना शक्तिशाली था। ठीक है, उसके पीछे की वजह और भी वजह है कि पश्चिमी देश उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति, युद्ध से ही पता चलेगा कि किसके पास कितनी पावर है और शक्ति संतुलन किस तरह का था, ठीक है ना। किसी के पक्ष में था या किसी के विपक्ष में था, ये तब पता चलेगा जब युद्ध होगा। इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव मान की दृष्टि से देखता है और राजनीतिज्ञ से व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव दृष्टि से देखता है। मार्टिन वाइट के शब्दों में, इतिहासकार की दृष्टि से शक्ति संतुलन तब स्थापित होता है जब दो विरोधी गुटों की शक्ति लगभग समान हो, परंतु एक राजनीति की दृष्टि से शक्ति संतुलन तब स्थापित हो जब उसका पक्ष दूसरे पक्ष की अपेक्षा अधिक हो। तो जब मैं अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखूंगा, ठीक है ना, तो मुझे क्या लगेगा कि भाई सभी देशों की पावर बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब मैं क्या बोलते हैं एक व्यक्तिगत दृष्टि से देखता हूं, एक राजनीतिक की दृष्टि से देखता हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे भारत की ऐसा शक्ति संतुलन हो जिसमें भारत की पावर सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना। तो मेरे लिए ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है, लोकतांत्रिक, और अब ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा लक्षण नहीं है कि मतलब हर एक व्यवस्था में किसी एक विशेष व्यवस्था में हो, नहीं। चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे सर्वाधिकारवादी हो, चाहे राजतंत्र हो, ठीक है ना, कोई भी व्यवस्था हो, ये शक्ति संतुलन हर जगह पाया जाएगा। हर कोई देश चाहेगा कि शक्ति संतुलन बनाया जाए, ठीक है ना। किसी एक राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता नहीं है। लोकतांत्रिक को, चाहे चीन को देख लो, चाहे आप पश्चिमी देशों को देख लो, कोई भी देश देख लो, ठीक है ना, कोई राजतंत्र है उसको भी देख लो, वहां पे ये चीज पाई जाएगी। शक्ति संतुलन में बड़े बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं, बड़े राष्ट्र खेलते हैं, छोटे राष्ट्र तो बेचारे शिकार बन जाते हैं क्या बन जाते हैं? शिकार बन जाते हैं। जैसे यूक्रेन बन गया, ठीक है ना, यूक्रेन बन गया, किसका शिकार बन गया? अमेरिका। एक तरफ अमेरिका पश्चिमी देश थे, एक तरफ रूस था, ठीक है ना। बीच में बेचारा ये यूक्रेन छोटा देश जब भी बीच में आएगा ना, जब भी थोड़ा काबिल बनने की कोशिश करेगा तो मर आएगा। क्या होगा? छोटा देश जब भी काबिल बनने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। ये तो भारत के जो नेता थे उस समय के, उन लोगों की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने क्या बोलते हैं, अपने आप को किसी भी गुट में शामिल नहीं किया, ठीक है ना। क्या किया? अपने को किसी भी गुट में शामिल नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि अब हम आज इस स्थिति में हैं। अब इसके स्थापित करने के साधन क्या क्या है? क्षतिपूर्ति, मैंने आपसे कहा था ना कि भैया क्षतिपूर्ति, हार जीत हो जाने के बाद जो जीता हुआ देश होगा ना, वो हारने वाले से क्षतिपूर्ति ले लेगा कि भाई ये तूने जो मेरा कब्जा किया था, पहले वो जगह छोड़ और वो छोड़, इतना हर्जाना दे। जैसे कि क्या बोलते हैं, इंग्लैंड ने किसके ऊपर लगा दिया था? इंग्लैंड और फ्रांस ने किसके ऊपर लगाया था? जर्मनी के ऊपर लगा दिया था और इटली के ऊपर लगा दिया था, हस्तक्षेप। कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे यूक्रेन है, ठीक है ना, एक नाटो का अगर सदस्य बन जाता है यूक्रेन, तो क्या होता कि रूस के बगल में एक पूंजीवादी देश और एक नाटो की सेनाएं वहां पे आ जा सकती हैं। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए इसने क्या कर दिया? यूक्रेन में हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया? यूक्रेन में हस्तक्षेप कर दिया। हमने भी क्या बोलते हैं, श्रीलंका में हस्तक्षेप किया था, ठीक है। हमने भी श्रीलंका में क्या किया था? हस्तक्षेप किया था, जब अमेरिका एक बंदरगाह लेने के लिए यहाँ पे तैयार हो गया
आपका श्रीलंका में एक बंदरगाह लेने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अमेरिका से हमारी बनती नहीं थी और पाकिस्तान से अमेरिका की बहुत अच्छी बनती थी। तो रूस की अमेरिका से नहीं बनती है, तो रूस का फ़ोन आया कि भाई तुम्हारा पड़ोसी हवा में उड़ रहा है, जरा उसको करो ठिकाने लगाओ। तो हम कहा ठीक है भाई, लगा देते हैं। और इन्होंने क्या बोलते हैं, लिट्टे संगठन है ना, उसको हवा दे दी। अब हवा दे दी तो वहां पे बहुत ज़्यादा भड़क गया। अब इतना ज़्यादा भड़क गया कि लिट्टे इतना पावरफुल हो गया कि उसने अपना एयरपोर्ट बना लिया, अपना पानी की नेवी बना ली, अपनी थल सेना बना ली, ये सेना बना दी, वो सेना बना दी, पूरा वो तैयार हो गया उस पर श्रीलंका पे कब्जा करने के लिए। अब उसके बाद श्रीलंका सर हार गई और मान गई, तैयार हो गई। तो तब जाके भारत ने हस्तक्षेप किया और लिट्टे से बोला कि भैया आप चलो पीछे हटो, अब बहुत हो गया तोड़ फोड़, बहुत हो गया। अब लिट्टे को ये बात समझ में नहीं आई कि तू तो मेरा समर्थन कर रहा था, अब तू मेरे को ऐसे कर रहा है। भैया ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं होता, यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं होता, अपना राष्ट्रीय हित होता है। तो भारत का राष्ट्रीय हित था तो लिट्टे जैसे आतंकवादी का समर्थन किया, नहीं है तो नहीं किया, ठीक है ना। तो इस तरह की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चलता रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, पाकिस्तान भी तो यही करता रहता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को क्या है कि हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। वो तो ऐसा बंदा हो गया है कि उसके मुंह पे थूक दो, ठीक है, वो मुंह भी नहीं पहुंचता, तो ऐसा बंदा है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। हम शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए भी हस्तक्षेप करते रहते हैं दूसरे देश के अंदर में, ठीक है ना। मध्यवर्ती राज्य, एक राज्य जो बीच में होता है ना, बफर स्टेट करते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे इधर चीन है और इधर भारत है, तो एक बफर स्टेट होता है ना, वो भी क्या करता है, संतुलन का काम करता है। क्या करता है, संतुलन का काम करता है दो राज्यों के बीच में, ठीक है ना। अगर भारत, चीन की दुश्मनी भारत से है और भारत की दुश्मनी है, तो ये बीच में भूटान है, तो ये इसके ऊपर थोड़ा ना आक्रमण करेगा और ये इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, दुश्मनी तो इससे की है। तो ये बीच में एक बफर स्टेट है, ये भी संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा। भूटान वाला कहेगा अरे भाई ये भी महाशक्ति है, क्या है, महाशक्ति है, ये भी महाशक्ति है, ये इधर से बंदूक चलाएगा, मिसाइल चलाएगा, सब मेरे को भी लगने का डर है। ये इधर से चलाएगा, इधर से इसकी सेना आएगी, तो गोला छूटेगा, तो मेरा भी तो मरने का डर है ना, है कि नहीं, क्योंकि बीच में तो मैं हूं। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों के बीच में शक्ति संतुलन स्थापित करेगा। क्या करेगा, शक्ति संतुलन स्थापित करेगा। आएगा, वो कहेगा आओ रे बैठो भाई, संतुलन, चाय पियो, कॉफी पियो, चिकन विकन बनवाएगा, दारू वारू पिलाएगा और दोनों में समझौता करवा देगा, ठीक है ना, ऐसा करवाएगा। तो क्या है, एक मध्यवर्ती राज्य जो होता है, बफर स्टेट होता है, वो भी शक्ति संतुलन का कार्य करता है। क्या, शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण है दोस्तों, ये क्या, निशस्त्रीकरण, ठीक है। निशस्त्रीकरण जो होता है और शस्त्रीकरण दोनों ही, अगर निशस्त्रीकरण देखोगे, अगर आप अपने शस्त्रों को हटा देते हो तो भी क्या है, संतुलन स्थापित हो जाता है, ना तुम्हारे पास शस्त्र है ना मेरे पास है, अब हम दोनों बराबर हो गए। और अगर शस्त्रीकरण भी एक संतुलन है कि चीन ने अगर सपोज करो उसके पास 10,000 टैंक है और हमारे पास 5,000 टैंक है, तो हम भी 4-5,000 टैंक और जोड़ के 10,000 टैंक तक पहुंचा के क्या कर लेंगे, शक्ति संतुलन स्थापित कर लेंगे। तो शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण दोनों ही एक प्रकार से शक्ति संतुलन के साधन है, ठीक है ना। विभाजन तथा शासन, अब कोई शक्ति, कोई देश है, कोई गुट है, ठीक है ना, क्या है, कोई गुट है, वो बहुत शक्तिशाली हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, तो क्या करो, उसमें फूट डाल दो, क्या कर दो, फूट डाल दो, तोड़ दो उनको, क्या कर दो, तोड़ दो, ठीक है ना, उनको तोड़ दो, तो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, शक्ति संतुलन स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना, शक्ति संतुलन स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्री संधियां, आप क्या करो, अपने पड़ोसी देशों से या जो शत्रु देश के शत्रु हैं उनसे मित्रता कर लो, उनसे संधियां कर लो, समझौता कर लो, तो उससे भी क्या होगा, एक शक्ति संतुलन स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। हमारी जो है पाकिस्तान के संग और जब अमेरिका के संग जो शत्रुता थी, तो हमारा जो रूस के संग जो हमारा संबंध था, वो क्या था, वो शक्ति संतुलन स्थापित करता था। लेकिन आज की डेट में जब चीन के संग हमारी शत्रुता है और रूस कहता है कि मैं भारत और चीन के युद्ध में नहीं पड़ूंगा, तो अमेरिका के संग हमारी मित्रता क्या है, शक्ति संतुलन स्थापित कर रही है, ठीक है ना। तो मैत्री संधियां भी शक्ति संतुलन स्थापित करती हैं। अब शक्ति संतुलन के लाभ क्या है, छोटे राज्यों की स्वाधीनता सुरक्षित हो जाती है भैया, ठीक है ना। छोटे राज्य हैं जो
इतना ज़्यादा बम गोला बारूद इकट्ठा नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा सेना सुरक्षा पे खर्च नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, कई छोटे छोटे राज्य मिलके या छोटे राज्य बड़े राज्य के साथ मिलके क्या कर लेंगे, शक्ति संतुलन स्थापित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शक्ति संतुलन स्थापित कर लेंगे। इससे छोटे राज्यों को क्या मिल जाएगी, स्वाधीनता मिल जाएगी। अंतरराष्ट्रीय शांति का पोषण, अब शक्ति संतुलन स्थापित हो जाएगा तो युद्ध तो होगा नहीं, युद्ध नहीं होगा तो अंतरराष्ट्रीय शांति आएगी। अंतरराष्ट्रीय कानून को कायम कर रखना, ठीक है ना। क्या है इससे लाभ, क्या है कि भाई अगर आप शक्ति संतुलन स्थापित करते हो तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों, अगर भाई अगर शक्ति किसी के पास नहीं है तो लोग क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे, ठीक है ना, उनके हिसाब से चलेंगे। क्यों, क्योंकि शक्ति तो किसी के पास नहीं है, सबको पता है कि भैया मैं इसके ऊपर आक्रमण करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान हो जाएगा, तो इससे बढ़िया है अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करो, उसके हिसाब से चलो, ठीक है। लेकिन चीन चोट्टा है एक नंबर का, चीन क्या है, चोट्टा है, चोट्टा है, ठीक है ना, ये मानता नहीं, ये इसको मानता नहीं है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ये इसको नहीं मानता है, ठीक है ना। दक्षिण चीन सागर में ये अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, ठीक है ना, सागर में, ठीक है। जबकि समुद्री कानून क्या है कि 300 किलोमीटर तक की जमीन आपके जो समुद्री सीमा है वो आपके उसमें आती है, ठीक है ना। अलग अलग नियम है उसके अंदर, 3 वो है, एक 10 किलोमीटर है, एक 40 किलोमीटर है, या 100 किलोमीटर है, एक 300 किलोमीटर है। तो उस लेयर के अंदर समुद्री कानून लागू होता है। कहाँ क्या कर सकते हैं, जो सबसे पास वाली लेयर है वहां तो अगर विदेशी बिना सूचना के अगर घुस जाए तो आप मिसाइल से उड़ा सकते हो। क्या कर सकते हो, मिसाइल से उड़ा सकते हो। 300 वाली के आसपास आ गए तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको वो पूछेगा कि भाई क्यों हमारी सीमा में क्यों आए हो, क्या रीजन है, क्या बात है। और अगर इस वाली भी सीमा में आओगे तो भी मार के उड़ा देगा वो। कुछ इस तरह का रूल है, समुद्री कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून होता है वो, ठीक है ना। ज्यादा नहीं पता मुझे उसके बारे में, वहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना भी करेंगे भाई। अब यह राज्य की शक्ति संचय के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। अब क्या है दोस्तों, देखो क्या करता है शक्ति संतुलन, क्या करता है। चीन के पास 5000 टैंक हैं, क्या है, टैंक हैं, ठीक है ना, टैंक हैं। अब भारत के पास 3000 है ना। तो अब शक्ति संतुलन बनाना है। शक्ति संतुलन कैसे बनेगा, जब भारत के पास भी 5000 टैंक हो। 5000 टैंक करने के लिए 2000 टैंक और खरीदने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, शक्ति संचय के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके पास कितने हैं, इसके पास समझ लो 300 मिसाइल हैं, ठीक है ना, मिसाइल, ठीक है। भारत के पास कितनी है, 150 है। तो भारत को डर लगा रहेगा, यार इसके पास 300 मिसाइल है, युद्ध हुआ तो ये मेरे पे भारी पड़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, 150 मिसाइल और खरीद भाई। तो क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं करता, ये शक्ति संचय के लिए प्रेरित करेगा। ये शक्ति संतुलन, शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति संचय के लिए आपको बढ़ावा देगा। शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य में भयग्रस्त रहते हैं। अब जैसे ही भारत भारत परमाणु परीक्षण किया, है ना, परमाणु परीक्षण किया था ना, किसकी हवा खराब हुई, पाकिस्तान की। और जबकि ये कि पाकिस्तान के लिए तो परमाणु बम की जरूरत ही नहीं है, पर पाकिस्तान जैसे जिसकी आर्मी, जिसके क्या बोलते हैं आर्मी के अधिकारी इतने बेवकूफ गधे हैं, उनके लिए परमाणु बम जैसे की तो जरूरत ही नहीं है, कहते हैं ना। तो इसके लिए परमाणु 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 क्या है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। और पाकिस्तान की छाती ब्रह्मास्त्र खाने के लायक नहीं है, ब्रह्मास्त्र खाने के लिए के लायक नहीं है, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र तो उसको मारा जाता है जो दिलेर हो, जो ताकतवर हो, जो निडर हो, जो शहीद होने के लिए तैयार हो। ये साला चोर के लिए ब्रह्मास्त्र जरूरी है क्या, तो चोर है, गीदड़ भपकी करता है, पीछे से हमला करता है, इसके लिए तो हमारे साधारण अस्त्र ही काफी है। क्या है, साधारण अस्त्र ही काफी है, साधारण अस्त्र। इसके पीछे एक स्टोरी बताता हूं आपको। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ाने का मजा है कि एग्जाम्पल बड़े अच्छे अच्छे, और पाकिस्तान से, चीन से सबसे लग के आएंगे, अमेरिका से लग के आएंगे, ठीक है ना। अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, है ना, इसको थोड़ा और बड़ा करके देखें, जूम है कहीं मिलेगा, जूम नहीं पता। अब इसके पास ना एक वो था, गाजी नाम का जहाजी वो था, पनडुब्बी थी।
पाकिस्तान के पास। और उस समय हमारा यहाँ पे था वो क्या बोलते हैं, हमारा क्या नाम था उसका यार, हम भूल गए। बहुत बड़ा वो हमारा वो था, जहाजी बेड़ा था वो, नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो वो ये पाकिस्तान वाले, ये पनडुब्बी यहाँ से चल पड़ी इसको मारने के लिए। अब दिक्कत ये थी कि भारत के पास जो पनडुब्बी को मारने वाला जो जहाज था ना, वो विशाखापट्टनम में था उस समय। और वो रिपेयरिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपेयर की कंडीशन में था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो यहाँ पे समुद्र में यात्रा कर सके। अब दिक्कत ये थी, पनडुब्बी अगर यहाँ आ जाती ना तो ये इसको मार के उड़ा देती। ये पनडुब्बी आती तो हमारे इस जहाज को मार के उड़ा देती। इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा, हो जाता है कभी कभार ऐसा। ये ऐसी पनडुब्बी थी कि इसके ऊपर से जहाज उड़ जाया करता था। ये ऐसा हमारा जहाज था, ऐसा बेड़ा था, इसके ऊपर से जहाज कई कई जहाज उड़ा करते थे, समुद्र में घुमा करता था। ये हमारी शान था उस समय, आज भी हमारी शान। अब तो खैर रिटायर हो गया, लेकिन उस समय तो हमारी शान हुआ करता था ये। इसका नाम चलता था पूरे वर्ल्ड में। और हमने इसे इंग्लैंड से लिया था, खरीदा था, ठीक है ना, सेकेंड हैंड खरीदा था। तो ये जब ये यहाँ से चला तो इनको लगा कि भाई अब कैसे क्या किया जाए, क्योंकि ये अगर यहाँ आ गया तो इसको मार के निश्चित गिरा देगा। इन्होंने इसको क्या कि ले जाके छुपा दिया, इसको ले जाके छुपा दिया। आज तक ये बात नहीं पता चली कि वो छुपा कहाँ पे, वो कहाँ पे छुपाया गया नहीं पता। और खबर फैला दी कि भाई ये जो जहाज है ये विशाखापट्टनम में जा रहा है। अगर कोई अपने परिवार कोई किसी का परिवार अगर मिलना चाहता हो, बीवी बच्चे माँ बाप, तो यहाँ विशाखापट्टनम में आ जाएं और मुलाकात कर लें। और विशाखापट्टनम की बाजार में 10,000 किलो आलू का ऑर्डर, चावल का ऑर्डर, इसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर सब दे दिया। अब पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के एक दूसरे में मुखबिर रहते हैं। तो इन्होंने भाई खबर फैला दी कि भाई यहाँ तो बाजार में 10,000 किलो का ऑर्डर दे दिया है, चावल का ऑर्डर दे दिया है, सबके रिश्तेदार आ रहे हैं मिलने। तो इनको लगा कि भाई ये जो है ये जो आपका जहाज है ये यहाँ पे पहुंच गया है, विशाखापट्टनम में जाएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने ऐसा अफवाह फैला दी। अब ये भैया इधर जाने की बजाय यहाँ से मुड़ के अपना इधर पहुंच गए। और यहाँ पे वो जो हमारा जहाज था ना रिपेयर वाला, वो मिसाइल तैयार करके बैठा हुआ था, वो मिसाइल तैयार करके बैठा हुआ था कि आएगा उड़ा देंगे। अब इन महामूर्खों की देखो, ये जब यहाँ पे पहुंचे उसने मारा मिसाइल और उड़ा दिया समुद्र के अंदर में, ऐसा भूकंप ला दिया बिल्कुल और खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये मैंने आपको एग्जाम्पल आपको समझाया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, ठीक है ना। तो ये क्या है कि भाई शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य भयग्रस्त रहते हैं, ठीक है ना। डर लगा रहता है कि भाई अगर उसकी ताकत ज्यादा हो गई तो वो हमें दबा देगा, वो क्या है, वो हमें दबा देगा। शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं है, ठीक है ना। ये आदर्श वितरण नहीं है, इसको आप आदर्श नहीं मान सकते हो। किसी के पास अगर अमेरिका के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो ये आदर्श वितरण कहाँ है। शक्ति संतुलन तो तब होगा जब सबके पास बराबर शक्ति हो। शक्ति संतुलन युद्धों का कारण है, ठीक है ना। शक्ति संतुलन के कारण क्या होता है, युद्ध होते हैं। अगर कोई अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो उसका जो पड़ोसी देश है वो यही समझेगा कि ये आक्रमण करने के लिए अपनी पावर बढ़ा रहा है। और यही उसके दिमाग में, उसके मन में क्या हो जाएगी, एक एक शंका हो जाएगा, एक डर बैठ जाएगा, एक भय उत्पन्न हो जाएगा कि ये ताकत बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, युद्ध करना चाहता है। तो ये क्या होगा, युद्ध का कारण बन जाएगा। शांति का संरक्षण शक्ति संतुलन शक्ति के असंतुलन से होता है, ठीक है ना। शक्ति के असंतुलन से होता है, कहने का मतलब ये कि भाई भारत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, भारत ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्या है, पाकिस्तान की हवा खराब है, पाकिस्तान डरता है, ठीक है ना। अब ये डर के मारे कभी आक्रमण करेगा नहीं, ये डर के मारे आक्रमण आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है ना। आक्रमण ये डर के मारे कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, शक्ति, इससे भी शक्ति शांति शांति स्थापित हो जाती है, इससे भी शांति स्थापित हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान हमारे बराबर हो जाता, हमारे जितनी ताकत हो जाती, तो फिर तो पूछो मत, वो सारा कितना गिदड़ भभकी करता, कितना चिल्लाता, कितना पटकता। 3 बार तो कोशिश कर चुका है और थूक के चाटा है। क्या है, थूक के चाटा है, इसने थूक के चाटा है। तो ये जो है
अधिक जो शांति का जो असंतुलन है, शक्ति का असंतुलन है, वो भी शांति स्थापित करता है। अब कमजोर शक्तिशाली को कैसे मारेगा? नहीं मार सकता, उसे पता है कि मैं मारूंगा इसको तो ये मेरे को थूर देगा, मेरे को पीट देगा, मेरा हड्डी वड्डी तोड़ देगा। तो इसीलिए कमजोर शक्तिशाली के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। तो उससे भी क्या होगी, शांति की स्थापना हो जाएगी साथियों। तो दोस्तों ये लेक्चर यहाँ पे हुआ खत्म, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की शक्ति संतुलन के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा शक्ति संतुलन क्या है, संतुलन क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है ना। मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। और दोस्तों 500 प्लस करना है, ठीक है। ये हर किसी की जिम्मेदारी है दोस्तों। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, टाइम देता हूँ। मेरे और भी 2 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम ये चीज़ हो, ठीक है ना। 500 प्लस सब्सक्राइब हमें चाहिए अगले 35 से 40 दिनों में दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। कल वैसे संडे है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कल भी एक वीडियो लेक्चर आपको डाल दूं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जो शिवानी ने 50 क्वेश्चंस तैयार किए हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उससे बचे खुचे जो कॉन्सेप्ट हैं उससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।